हाय स्टूडेंट्स, मैं समजीत दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय समजीत सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और एक बात और, वॉचिंग टाइम से ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स आप इसे थोड़ा सा देख रहे हो। कृपया वीडियो को पूरा देखें, जिससे जितने भी मैटर हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है, इस समय मस्ती कर लेते हैं और सो लेते हैं, तो स्टूडेंट सबसे बात इंपॉर्टेंट तो ये जान जाइए कि आप साइंस पढ़ते हैं और इंटरमीडिएट की साइंस है ये, जिसका कोर्स काफी लंबा होता है। और काफी लंबा कोर्स होने के पश्चात एक बात और बता दे रहे हैं कि जब समय कम आएगा और आप उम्मीद रखेंगे कि सर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर के हम पढ़ लें, तो कोई ऐसे सर जी नहीं है जो आपको कितनों भी एक्स्ट्रा टाइम दें और लॉकडाउन के बाद कोर्स को समाप्त कर लें। आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि ढेर सारे सब्जेक्ट का भी तो प्रेशर होगा। सारे सब्जेक्ट के सर जी लोग सोचेंगे कि हम अपने कोर्स को समाप्त करें। हम लोग सर लोग तो समाप्त कर लेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आपके माइंड में क्या समझ में आएगा? इतना एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी तो आपको बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छे से समझें। आइए स्टूडेंट्स, हम आते हैं, हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। और अनुप्रयोग में हम दूसरा अनुप्रयोग कल मैंने सिद्ध करवाया था अनंत विस्तार की छड़ के लिए, अनंत विस्तार की, और आज है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ई का गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसे और इसके फिगर को समझते हैं, तब डेरिवेशन पे आते हैं। तो इसे अनंत लंबाई की एक चादर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे। और चादर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे, अब इसको, ये चादर हुई, इसको इस प्रकार से और इसे समान रूप से आवेशित कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आवेश, ठीक है। और इसके भीतर यहाँ जो मध्य बिंदु होगा और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ए होगा स्टूडेंट्स, पूरी चादर का क्षेत्रफल ए होगा। और इसके विद्युत क्षेत्र जो है, इसकी दोनों तरफ एक बेलन की कल्पना करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और जहाँ पे ये इधर और इधर दोनों तरफ देखिए कल्पना कर रहे हैं, जहां से ये समान दूरी r, ठीक है। और इधर से भी ए को यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स। एक तरफ के मान को हम P मान ले रहे हैं कि ये P है और ये P डैश है, ठीक है स्टूडेंट्स, P डैश। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यहां से देखिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है स्टूडेंट्स। और इसी की दिशा में ये dA क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बाहर की ओर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों बाहर की ओर हैं। यहाँ पे E स्टूडेंट्स और ये dA, ठीक है। और इसे आवेश को चारों तरफ से बना लेते हैं और देखिए स्टूडेंट्स इसे कैसे लिखते हैं। और लिखने के पश्चात अब ये आवेशित छड़ हो गए स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब लिखेंगे कैसे? अब मेरी पूरी बात को अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। लिखेंगे, माना, हाँ इसमें देखिए, इसमें चादर है तो क्षेत्रफल होगा। मैंने कल बताया था स्टूडेंट्स, अगर लंबाई है तो इसका रेखीय घनत्व हमने निकाला था स्टूडेंट्स। रेखीय घनत्व जो रेखीय घनत्व था हमारा लेमडा इक्वल टू क्यू अपान यल था, लेकिन आज पृष्ठीय घनत्व होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होगा, ठीक है। तो आइए इसे देख लेते हैं और लिखते भी हैं। माना अनंत विस्तार की आवेशित चादर है, माना एक समान विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित अनंत विस्तार की एक चादर है, और जिसका क्षेत्रफल a है, और इसके दोनों तरफ एक बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके अवयव का क्षेत्रफल dA है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है स्टूडेंट्स, और इस बाहर की ओर है, और इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए है। पहले समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और इसके पश्चात हम लिखेंगे, चूंकि
अब इसके पश्चात लिखेंगे, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के चादर के बाहर की ओर होगी और अवयव का क्षेत्रफल dA है, तब इस चादर पर उपस्थित, तब इस आवेशित चादर का कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कुल विद्युत फ्लक्स का मान आएगा। तो हम दोनों तरफ का लिखेंगे स्टूडेंट्स, और दोनों तरफ का लिखने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे फाई डी फाई ई, ठीक है स्टूडेंट्स। डी फाई ई इसलिए ले रहे हैं कि ये छोटा मान है दोनों तरफ का, जब बड़ा करना होगा तो हम समाकलन कर देंगे। डी फाई ई इक्वल टू, अब इधर देखिए पी के वाले मान के लिए लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा, प्लस इधर के लिए भी स्टूडेंट्स ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और देखिए दिशा समान है, यहां पे लिख देंगे ई तथा डी ए एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में होंगे स्टूडेंट्स तब थीटा का मान 0 हो जाएगा। तब आगे यहाँ पे लिख देंगे डी फाई ई इक्वल टू, अब ई इंटू डी ए कॉस 0 प्लस ई इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान स्टूडेंट्स 1 होता है, यानी डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन, या ऐसे लिख देंगे दोनों पक्षों, ठीक है, या संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर समाकलन क्यों कर रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स ये केवल छोटे मान के लिए है, और हम संपूर्ण चादर का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बड़े मान के लिए समाकलन किया जाता है स्टूडेंट्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों को हम स्टूडेंट्स जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2e इंटू डी ए, ठीक है। देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 2e को बाहर निकालते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था, या इसके एक बार और लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू, हाई दोनों मान को हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 2e इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे तो हमने आपको अलग से बताया स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, मान बड़ा हो जाता है, इसलिए डी फाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फाई ई, 2e इंटू डी ए का पूरा ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये आ गया। अब अभी गॉस का प्रमेय का प्रयोग नहीं किए हैं, तो अब लिखेंगे अतः गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियम से, और गॉस का नियम क्या बोलता है स्टूडेंट्स, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। या समीकरण नंबर 2 हो गया स्टूडेंट्स। या अभी इसको यहाँ पे रोकते हैं और आते हैं इधर से थोड़ा सा डेरिवेशन को लेते हैं स्टूडेंट्स। लिखेंगे परंतु, ठीक है, और परंतु यहाँ पे समीकरण नंबर, अच्छा 1 बना दिया हूँ स्टूडेंट्स, तब इसे 2 बनाते हैं। परंतु अब यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट्स, Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा, परंतु समीकरण 1 से, और ये क्या बोल रहा है, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, देख लीजिए Q बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब इस Q के जगह मान रख देंगे, तब, ठीक है स्टूडेंट्स, तब हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q के जगह सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लिख देंगे समीकरण नहीं 2 नहीं, अब इसे 3 बनाएंगे स्टूडेंट, समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे समीकरण 2
तथा समीकरण 3 से तुलना। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण 2 और समीकरण 3 से तुलना करते हैं स्टूडेंट्स। और जब तुलना करेंगे तो अब देखिए फिगर की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, हम सारे मान को निकाल दे रहे हैं। अब जरूरत पड़ेगी तो हम इधर डेरिवेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिगर को आपने वीडियो को रोक के बना लिया होगा, बना लेंगे आप, और पूरे डेरिवेशन का आप शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा। तुलना करने पर तो जब समीकरण 2 देखिए 5e और यहाँ पे देखिए 5e है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये दाया मान दाएं तरफ ही रहने देते हैं बराबर के। देखिए सिग्मा a अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर 5e की जगह समीकरण 1 में देखिए 2ea है, 2ea। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ देख लिए। अब दोनों तरफ a कॉमन है, काट देते हैं स्टूडेंट्स। e बराबर सिग्मा अपान 2 इधर आके भाग के रूप में हो जाएगा एप्सिलॉन 0 रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, यही रहा अनंत विस्तार की समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। पूरे वीडियो को मेरे अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे समझिएगा और शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। मैं एक तरफ हो जा रहा हूँ और पहले वाले फिगर को बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और सारी बातें समझ में आने के पश्चात एक बात का और हमेशा ध्यान रखिए कि स्टडी को कंटिन्यू करिए, वरना डेरिवेशन की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स कि आप परेशान हो जाओगे। और स्टडी करने में जब आप सोओगे तो सो नहीं पाओगे, एक बात का ध्यान रखना जब एग्जाम पास आ जाएगा तो। और पढ़ना चाहोगे तो कुछ कंट्रोल भी नहीं होगा, इसीलिए अभी से पढ़ने की आदत डाल लें। आज के लिए बस इतना ही। अब थर्ड प्रयोग को मैं कल लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।